नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी की बुक मल्हार का चैप्टर नंबर 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ये एक यात्रा वृत्तांत है, जिसका मतलब होता है यात्रा करते समय जो जो उन्होंने देखा महसूस किया उसको उन्होंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी, जो कि केन्या में है, तैब मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा, हम यहाँ पर भी जब घूमने के लिए जाते हैं हम देखते हैं बंदर या लंगूर जो होते हैं, अगर हमको कुछ खाने के लिए देते हैं वो चारों तरफ से हमें घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। तो होता क्या है, वो 10 या 20 मील चल लेते हैं, है ना। छान लेने के बाद मतलब होता है वो जितनी सड़कें वहाँ पर बनी हुई थी सब सड़कों पर वो घूम लेते हैं। और मील का मतलब होता है एक जो डिस्टेंस मापने की इकाई होती है। तो 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, 10-20 मील वो घूम लेते हैं, जितनी सड़कें बनी हुई थी सबको घूम लेते हैं और वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर शेर आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि 7-8 सिंह लेटे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो है 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जो शेर थे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनको देखने के लिए कौन आया हुआ है, वो आराम से लेटे हुए थे। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंह ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टिपात मतलब होता है देखना। तो जो गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ शेर ने एक बार भी नहीं देखा, मानो हम लोग तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल भी नहीं हो। इसका मतलब होता है कि उनको ऐसा लगा कि ये लोग जो गाड़ियों में बैठे हैं बहुत ही तुच्छ मतलब छोटे हैं और ये उनकी देखने नज़र के लायक नहीं है, उनको देखने के लायक ही नहीं है। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे रहे। जब वो आधा घंटे तक वहाँ पर रुकते हैं, इस बीच एक सिंह ने उठाकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। तो वो वहाँ पर आधा घंटे के लिए रुके। एक सिंह ने उठकर जमाई भी ली, दूसरे ने शरीर को ताना भी, लेकिन उनकी तरफ किसी भी सिंह ने देखा ही नहीं। हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए। यहाँ पर इनका मतलब ये है कि जैसे जंगल में पेड़ पौधे होते हैं और खरपात मतलब जो घास फूस होती हैं खेतों में, तो उनसे भी वो नीचे समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। झुंड होता है मतलब एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे हिरण एक साथ में होते हैं, वो झुंड बोलते हो आप। तो इतनी दूर जो है 1 मील की दूरी पर लगभग उनको दिखाई दिया एक हिरणों का झुंड, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा हुआ था। तो क्या था, हिरणों का झुंड था, झुंड के बीच में एक जिराफ था जो ऐसा लग रहा था वो बेवकूफ़ हो। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। तो उसी बीच में क्या होता है, जो शेर होते हैं, शेर को क्या दिखाई देता है, एक हिरणों का झुंड दिखाई देता है, उसके बीच में एक जिराफ होता है। तो जो वो शेर होते हैं, शेर में से 2 शेर उठ जाते हैं। जो जवान शेर होते हैं वो 2 अलग अलग दिशा में चल देते हैं। एक थोड़ा आगे चलकर जो है वो बैठ जाता है और दूसरा घास के बीच में छिपता हुआ ऐसे उनकी तरफ ध्यान लगाता है, मोर्चे की तरफ, जैसे वो उन पर हमला करने वाला हो। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया था। ताड़ लेने का मतलब होता है ये पता लगाना, या उनको आभास हो गया था कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। तो जो हिरण का जो झुंड था उनको ये महसूस हो जाता है कि जो शेर है उनकी नज़र उन पर पड़ चुकी है। अतः वे चरना बोलकर चौकन्ने उठे। चौकन्ने हो जाने का मतलब वो सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। वो जो है चरना मतलब घास खाना तो भूल जाते हैं, बस वो जागरूक हो जाते हैं, हाँ भाई कभी शेर उनके ऊपर हमला ना कर दे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। तो तभी क्या होता है कि जो झुंड होता है हिरणों का, उसमें से कुछ तो हिरन चले जाते हैं एक तरफ, लेकिन जो बाकी हिरन होते हैं वो जहाँ के तहाँ मतलब जहाँ थे वो वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, है ना। ठिठके मतलब होता है वहीं पर रुक जाते हुए हैं। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। तो जो हिरन थे उनको ये लग रहा था कि शेर उनको देख रहे हैं, अगर वो भागेंगे तो तब भी शेर उनकी तरफ हमला कर सकते हैं, तो वो इसलिए एक जगह खड़े हुए थे। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद
किया करते हैं और शिकार में वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। जो हिरन होते हैं उनको ये लगता है कि जो शेर होते हैं, शेर जब भी शिकार करते हैं वो सूर्यास्त के बाद ही करते हैं और झुंड में वे कभी भी शिकार नहीं करते। अगर अकेला कोई होगा हिरन तो उसका ही वो शिकार करेंगे। तो वो सब इसलिए एक साथ में झुंड बनाकर खड़े हुए थे। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जो ये हमारे राइटर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका रक्तचाप बढ़ने लगा। अतः मैंने तय कर लिया कि अब घर लौट जाना चाहिए। तो ये सब सिचुएशन देखकर, ये कंडीशन देखकर उनको लगा कि भाई हिरन पे हमला होने वाला है तो क्या होगा। तो उनको लगा कि मेरा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब हम मॉरिशस पहुंचा तब वहाँ रात के लगभग 10 बजे थे। निरंतर मतलब लगातार। तो इस तरीके से वो मॉरिशस पहुंच जाते हैं रात के 10 बजे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े हुए थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा मतलब माहौल देखकर यह भाव जगह बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वो छोटे पैमाने पर भारत ही है। तो उनको ये ऐसे लगने लगा, क्योंकि जब वो रात में 10 बजे पहुंचते हैं वहाँ पे क्या अंधेरा होता था, रात थी, पानी बरस रहा था, लेकिन उनके स्वागत में बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भारत में ही हो, एक छोटा सा भारत हो। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण मतलब साउथ और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास है, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा होता है क्षेत्रफल या एरिया 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब मॉरिशस चारों तरफ से पानी से, समुद्र से घिरा हुआ है और जो दूरी है उसकी 15 मील से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप 15 मील चलते हो तो वहाँ पर समुद्र आ जाता है। फिर मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% मतलब 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। मतलब वो सब लोग यहीं से गए हैं, यहीं से उनका रिलेशन है। और जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। टोटल कितने हैं? 67% लोग जो है भारतीय खानदान से हैं और उसमें 53% लोग हैं वो हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है। तो मॉरिशस ऐसा देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई है और उसमें जो गलियां हैं उन्होंने अपने गलियों के नाम रखे हैं कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई। जो भारत के स्टेट्स के नाम है उन्होंने अपने गलियों के नाम रखे हुए हैं, जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। तो काशी आप जानते हो बच्चों हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने एक मोहल्ले का नाम पूरा काशी ही रखा हुआ है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज मतलब प्रथा है। क्योंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग के हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृत की भाषा जो उनकी संस्कृति की भाषा है वो फ्रेंच है। मगर जनता वहाँ क्रियोल बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। जैसे हमारे यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है बिहार में, है ना, तो भोजपुरी में क्या है हिंदी के वर्ड्स होते हैं। तो इसी तरीके से क्रियोल जो है उसमें फ्रेंच से भी वही रिलेशन है जैसे भोजपुरी का हिंदी से रिलेशन है। और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। तो इस प्रकार वहाँ जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी है, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो बिहार से ही, वहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश वाले ही हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं जो भोजपुरी हमारे यहाँ पे बोली जाती है उस तरीके की एकदम क्लियर वो भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ की भाषा जो है वो फ्रेंच है ना, तो उसमें फ्रेंच के वो संज्ञा पद आ जाते हैं। तो इसलिए हमें बार बार उनको पूछना पड़ेगा। तो थोड़ी मॉडिफाई होगी वो, उसमें फ्रेंच के वर्ड जो है वो मिक्स हो गए उसकी भोजपुरी में। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। ऊख मतलब होता है बच्चों ईख या फिर गन्ना, है ना। तो जो वहाँ पे गन्ने की खेती हुई है और जो उसका व्यवसाय हुआ है वो भारतीयों के कारण ही मिला है, क्योंकि भारत में गन्ना खूब होता है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है।
कृषि प्रधान क्या होता है, मतलब जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते, मतलब टापू मतलब द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, क्योंकि जो वहाँ पर ईख की खेती है, जो यहाँ से भारत के लोग गए हैं, उनकी वजह से वो ईख की खेती वहाँ पे स्टार्ट हुई है। ईख से फिर चीनी मिलती है, तो फिर चीनी के कारखाने लगे। तो जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, कारखाने खुले हैं चीनी के, वो केवल भारतीयों की वजह से हुए हैं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। प्राणवती मतलब कितनी जिंदा, और चिरायु मतलब जिसकी बहुत लंबी उम्र हो। हमें यहाँ पर जब हम भारत में रहते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें मॉरिशस अगर हम जाएंगे घूमने के लिए, तो हमें पता लगता है कि कितनी हमारी जो संस्कृति है वो कितनी प्राणवती है, और उसकी कितनी आयु कितनी लंबी है, वो कितने पुराने टाइम से चली आ रही है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों मतलब लालचों को ठुकरा दिया। इसका मतलब है जो यहाँ से लोग मॉरिशस गए थे, जो उनके मालिक थे, क्योंकि यहाँ से उनको ले जाया गया था काम कराने के लिए, तो उनके जो मालिक थे वो भी चाहते थे कि क्रिश्चियन बन जाए। लेकिन जो हमारे भारतीय लोग थे, उन्होंने उनके अत्याचारों को, जो उनके ऊपर जो मालिक लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको सहा, उन्होंने उनको लोभ भी दिया, है ना। तो लेकिन उन्होंने किसी भी वो लोभ में या अत्याचार में नहीं आई, उनके लोभ लालच में नहीं आए, और उनके अत्याचार को उन्होंने सहन किया, और वो अपने धर्म पर डटे रहे। तो वो हिंदू ही रहे, वो कन्वर्ट नहीं हुए, फिर बदले नहीं, वो अपने धर्म पर डटे रहे। और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया, उसी द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो भगवान ने जहाँ पे उनको भेजा, जिस द्वीप में, उन्होंने उसको ही हिंदुस्तान बना दिया। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गांव में शिवालय होता है। शिवालय मतलब भगवान शिव का मंदिर होता है, और जिसमें शिवलिंग होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तुलसीकृत कृत मतलब लिखी गई, जो तुलसीदास जी ने लिखी है रामायण रामचरितमानस, उसका जो प्रत्येक वहाँ का प्रमुख गांव होता है, वहाँ पे जो है उसका पाठ किया जाता है, अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो मॉरिशस के मंदिर हैं और शिवालय हैं, वो बहुत ही स्वच्छ और सुंदर थे। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतने ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दे, जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है लेखक जो है उनको आभास होता है कि हमारे भारत में भी वो इतने ही स्वच्छ और सुंदर होने चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर अपने मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर कूड़ा करकट कर देते हैं, जिससे वो इतने स्वच्छ नहीं रहते हैं। तो हमें भी बच्चे ध्यान रखना चाहिए कि अपने मंदिर को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक वर्ष पर्व शिवरात्रि है। तो वहाँ का जो है सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व क्या है, शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है, और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं है, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का कोई भी व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मॉरिशस है, मॉरिशस के बीच में एक झील है ना, जिसका नाम उन्होंने अभी क्या रख दिया, परी तालाब हो गया है। पहले उसका परी रखा गया था, जिसको परी जोड़ दिया गया था, परी से शब्द जोड़ा गया था उसका, और अब उसको रख दिया उसका परी तालाब। तो उसको बहुत ही पवित्र तीर्थ की तरह माना गया है, और वो एक पिकनिक का स्थान भी है। लेकिन वहाँ पर कोई भी मांस मछली या कोई अपवित्र करने वाली कोई भी चीज़ नहीं ले जाते, न वहाँ पर उसका व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत मतलब व्हाइट, सफेद वस्त्र धारण मतलब पहनते हैं करके, कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं, और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालयों में लौट जाते हैं, तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, जैसा हमारे यहाँ पे होता है, हम भी यहाँ पर अपनी कावड़ लेकर आते हैं ना, हरिद्वार से कावड़ लेकर चलते हैं, उसमें जल लेकर आते हैं, और फिर जब अपने गाँव या शहर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में शिवालय में जाते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं, और फिर अपने घर जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से वहाँ पर भी वही होता है, क्योंकि उनका जो प्रमुख मेन जो त्योहार है वो शिवरात्रि ही है, और उस पर वे सफ़ेद वस्त्र होते हैं वो धारण करते हैं। ये सारे कृत्य मतलब काम बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क मतलब बड़े लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी की टोपी पहनते हैं। और हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें पहननी पड़ती है।
परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और इसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। तो बच्चों ये लिखी है किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने इसको लिखा है। लेखक का परिचय। तो बच्चों अभी लेखक से परिचय कर लेते हैं। ये कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और ये इनका टाइम पीरियड है 1908 से 1974 तक, मतलब 1908 में उनका जन्म हुआ है और 1974 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आपने जो रोचक यात्रा वृतांत पढ़ा है, मतलब जो यात्रा का पूरा जो अभी कहानी पढ़ी है आपने, कि यात्रा के टाइम पर उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या महसूस किया, उन्होंने सब कुछ लिखा है, उसको बोलते हैं यात्रा का वृतांत। उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरवगान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा, पड़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। तो बच्चों इस पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत ही लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी वर्कशीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।